सुबह सुबह बिजली आईने के सामने बैठी बिंदी लगा रही थी और कालू ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे वाह, इतनी सुबह सुबह हीरोइन बनने की तैयारी शुरू हो गई। इतना सज संवर कर कहाँ जा रही हो? बिजली मुस्कुराई। मेरे पास समय है तो सजती संवरती हूँ। तुम तो दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हो। बताओ, तुम दिन भर करते क्या हो? कालू ने हंसकर कहा, अरे बिजली, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए कह दिया था। देखो ना, सुबह सुबह से तुम आईने के सामने बैठी हो, बिंदी लगा रही हो, लिपस्टिक लगा रही हो, लगता है जैसे कोई शादी का फंक्शन हो। बिजली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो क्या करूं, थोड़ा तो सजना संवरना बनता है ना। तुम्हें तो हर समय सिर्फ चिढ़ाने का बहाना चाहिए। कालू ने गंभीर होकर सांस ली और बोला, हाँ, मजाक तो मजाक है, लेकिन सच बात यह है कि हमारी हालत भी अब बहुत अच्छी नहीं रही। हमें भी उन गरीबों की तरह ही रोज खटकर मेहनत करके खाना पड़ता है। आराम की जिंदगी तो बहुत पीछे छूट गई। बिजली ने पूछा, अचानक इतनी गंभीर बात क्यों कर रहे हो? कालू ने कहा, क्योंकि जब बात निकली ही है तो सुन लो। कल शाम को मोहल्ले में बड़ा मेला लग रहा है। उसके लिए आज शाम को एक मीटिंग बुलाई गई है। वहां सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होंगे, बड़े बड़े लोग, पड़ोसी, सब। हमें अपनी इज्जत का पूरा ध्यान रखना होगा, नाम डूबने नहीं देना है। तो अब क्या करना होगा? सीधे सीधे बता दो ना। कालू बोला, देखो, वहां सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा। अच्छी खासी रकम डोनेशन भी देनी पड़ेगी, ताकि लोग हमें सिर्फ देखें नहीं बल्कि सिर आंखों पर बिठाएं। गांव मोहल्ले के बड़े लोगों में गिना जाना है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते बिजली। अगर इस बार हमने अच्छा दिखाया तो आगे चलकर फायदा होगा। ठीक है, लेकिन इतना सब करने के लिए पैसों का इंतजाम कैसे होगा? घर की हालत तो तुम जानते ही हो। हाँ, यही तो समस्या है, लेकिन नाम की बात है, दिल खोल कर देना पड़ेगा इस बार। लोग देखें कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो अब मुझे साफ साफ बताओ कि मुझे क्या करना है। मैं नाम नहीं डूबने दूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन हमारी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। बस यही सुनना चाहता था बिजली। देखो, तुम जानती हो मैं कभी भी दिखावा नहीं करती, लेकिन जब बात इज्जत और परिवार की आती है तो मैं पीछे नहीं हटती। बताओ, मीटिंग में मुझे क्या कहना है, क्या पहनकर जाना है, और सबसे जरूरी, डोनेशन के लिए कितना पैसा देना होगा? अगर पहले से पता हो तो मैं उसी हिसाब से तैयारी कर लूं। मीटिंग में तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ चलना। लोग देखेंगे कि पूरा परिवार साथ है। लेकिन हाँ, डोनेशन की बात जरूर आएगी। अच्छी रकम देनी पड़ेगी, वरना लोग पीछे मुंह चिढ़ाएंगे। अच्छी रकम मतलब कितनी? हमारे पास तो फिलहाल इतने पैसे नहीं है, घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है। फिर भी अगर इज्जत बचानी है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ हालत खराब है, लेकिन बिजली, ये मौका छोड़ने जैसा नहीं है। अगर इस बार हमने अच्छा चंदा दिया तो लोग हमें सम्मान देंगे। आगे चलकर शायद कोई काम धंधे में भी मदद मिल जाए। तुम बस इतना करो कि थोड़े अच्छे कपड़े पहनकर चलना। बाकी डोनेशन की बात मैं संभाल लूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन याद रखना कालू, सिर्फ दिखावा भर मत करना। जो भी दे रहे हो दिल से देना। और हाँ, अगर बाद में परेशानी हुई तो मुझे मत बताना कि मैंने मना किया था। मैं तो बस परिवार की इज्जत बचाना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, इस बार हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। मैं समझ रही हूँ, लेकिन कालू, दिखावा करके तो इज्जत नहीं बचती। अगर हम चंदा तो दे दे और घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम ना हो तो क्या फायदा? लोग सम्मान तो देंगे, लेकिन पीछे पीछे हमारी परेशानी भी देखेंगे। तुम बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लेकिन मौका है तो थोड़ा जोखिम लेना पड़ता है। अगर हम इस बार दिल खोल कर देते हैं तो लोग हमें सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि आगे बढ़ने में भी मदद करेंगे। गांव में नाम बन जाएगा, फिर धीरे धीरे काम धंधे में भी फायदा होगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये हमारे भविष्य के लिए जरूरी है तो मैं साथ हूँ, लेकिन याद रखना, जो भी दे रहे हो सोच समझ कर देना। बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। हाँ,
इस बार मैंने पूरी सोच विचार करके ही फैसला किया है। दिल खोल कर देंगे, देखना लोग हमें सिर आंखों पर बिठाएंगे। बिल्कुल सही, इस बार दिल खोल कर देना चाहिए। तभी अंदर से कालू की बेटी जग्गू की आवाज आई। पापा, कुछ कहा? कालू ने मुड़कर आवाज लगाई। हाँ जग्गू, इधर आ बेटा, बात करनी है। बेटा कमरे से बाहर आया और पूछा, क्या बात है पापा? इतनी रात कहीं अचानक बुला लिया? बेटा, कल शाम को मोहल्ले में मेला लग रहा है, उसके लिए मीटिंग है और चंदा भी देना है। मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम कितना दोगे। बेटा थोड़ा सकपकाया और बोला, पापा, हाँ आपने कहा था, लेकिन सच बताऊं तो मेरी हालत आप जानते ही हो। घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है। महीने भर की मजदूरी भी ठीक से नहीं मिल रही। पैसे कहां से दूं? बिजली ने बीच में तीखे स्वर में कहा। देखा कालू, मैंने पहले ही कहा था, अब ये भी वही पुरानी कहानी सुनाने लगा। बेटा ने शिकायत भरी नजरों से बिजली की तरफ देखा और बोला, माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दिन भर काम करता हूँ, फिर भी पैसे समय पर नहीं मिलते। आप लोग तो समझ ही नहीं। कालू ने हाथ उठाकर दोनों को शांत किया और बेटे से गंभीर स्वर में कहा, अरे बेटा, दुखड़ा मत गा, हम सबकी हालत एक जैसी है। लेकिन ये सिर्फ चंदा नहीं है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। मोहल्ले के बड़े लोग देख रहे होंगे कि हम कितना देते हैं। अगर तू भी थोड़ा बहुत दे दे तो परिवार की इज्जत बनी रहेगी। बेटा ने सिर झुकाकर कहा, पापा, मैं समझता हूँ, लेकिन सच में मेरे पास अभी कुछ नहीं है। अगर आप कहें तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। कालू ने निराश होकर सांस ली और बोला, ठीक है बेटा, जो हो सके उतना कर लेना। लेकिन याद रख, ऐसे मौके पर अगर परिवार एकजुट नहीं देखा तो लोग पीछे क्या क्या कहेंगे, ये तू भी जानता है। नहीं पापा, बहाना नहीं है, सच कह रहा हूँ। दिन भर खेतों में या मजदूरी पर काम करता हूँ, हड्डी तोड़ मेहनत करता हूँ, फिर भी आखिर में हाथ कुछ नहीं लगता। सेठ लोग वादा तो करते हैं, लेकिन पैसे देने में टाल मटोल कर देते हैं। आप खुद सोचिए, मैं कहां से चंदा दूं? अगर मेरे पास होता तो मैं खुद ही दे देता ना। बिजली बीच में बोल पड़ी, देखा कालू, मैंने पहले ही कहा था, हर बार यही रोना धोना। गांव की जानवर पक्षी भी इसकी बेचारगी की कहानी जानते हैं। अगर सच में मेहनत करता और थोड़ा दिमाग लगाता तो आज ये हालत नहीं होती। बेटा ने बिजली की तरफ देखकर थोड़ा तीखे स्वर में कहा, माँ, आप तो हमेशा मुझे ही दोष देती हो। मैं क्या करूं? नौकरी भी नहीं मिल रही, मजदूरी भी कम पड़ रही है। भैरव से थोड़ा दिमाग उधार ले लेता तो शायद तरक्की कर जाता। ये बात आप ठीक कह रही हो, लेकिन अब तो हालत ऐसी है कि घर का खर्चा भी मुश्किल से चल रहा है। कालू ने हाथ उठाकर दोनों को शांत किया और बेटे से कहा, ठीक है बेटा, हम समझते हैं तेरी परेशानी, लेकिन ये सिर्फ पैसे का सवाल नहीं है। मोहल्ले में हमारा नाम है, इज्जत है। अगर इस मेला वाले चंदे में हम पीछे रह गए तो लोग क्या कहेंगे? परिवार को एक साथ दिखना चाहिए। तू जितना भी दे सके उतना दे दे, बस इतना कर कि हमारा सिर झुकना न पड़े। बेटा ने सिर खुजलाते हुए कहा, पापा, मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। सच में मेरे पास अभी कुछ नहीं है। बिजली तुरंत बोली, हाँ हाँ, हम सब जानते हैं तुम्हारी परेशानी। अब रोने धोने की कहानी मत दोहराओ। हर बार यही बहाना सुनते सुनते कान पक गए हैं। गांव के जानवर पक्षी तक तुम्हारी बेचारगी की कहानी जानते हैं। बेटा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन बिजली ने उसे बीच में ही रोक दिया और तेज स्वर में आगे बोली, चुप रह। अगर सच में दिन भर मेहनत करता, पसीना बहाता तो कुछ ना कुछ कमा ही लेता। लेकिन तू तो बस बहाने बनाने में माहिर है। पापा से थोड़ी सलाह ले लेता, उनके अनुभव से कुछ सीख लेता तो आज तरक्की कर चुका होता। आज तू खुद कमाता और हमें भी सहारा देता। पर नहीं, तुझे तो बस बैठे बैठे सब कुछ मिल जाना चाहिए। कालू ने बीच में टोकने की कोशिश की। बिजली, थोड़ा धीरे। बिजली ने कालू की तरफ देखकर कहा, नहीं कालू, अब धीरे बोलने का समय नहीं है। ये लड़का दिन भर बाहर घूमता रहता है, लेकिन जब बात पैसे या जिम्मेदारी की आती है तो फटाफट बहाने शुरू।
आज मेला है, चंदा देना है, परिवार की इज्जत का सवाल है, और तू यहाँ खड़ा होकर कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा ने शर्मिंदा और थोड़ा गुस्से में कहा। माँ, आप हमेशा मुझे ही दोष देती हो। मैं क्या करूं? काम तो करता हूं, लेकिन पैसे समय पर नहीं मिलते। बिजली ने और तेज होकर कहा। काम करता है? हाँ, करता होगा, लेकिन मेहनत नाम की चीज तेरे में है ही नहीं। अगर सच में मेहनत करता तो आज हम इस हालत में नहीं होती। अब चुपचाप सुन ले, जो भी देना है दे। परिवार की इज्जत के आगे तेरी परेशानी कुछ भी नहीं है, समझ गया? रात काफी हो चुकी थी। बिजली ने कहा। खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आकर खा लो। कालू ने थकान भरी आवाज में कहा। बिजली, तुम समझ नहीं रही हो। मेरे पास अभी हाथ में एक भी पैसा नहीं है। मेला सिर पर है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। सब कुछ अनिश्चित सा लग रहा है। बिजली ने चिंता से पूछा। अच्छा, तो अब क्या करेंगे? मीटिंग में जाकर लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे? कालू ने सिर पर हाथ रखते हुए थकी हुई सांस ली और बोला। बस यही तो परेशानी है। दिन भर सोचता रहता हूँ कि कहाँ से इंतजाम करूँ। सेठ के यहाँ इतने दिनों से हड्डी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ। बार बार कहते हैं पैसे दे देंगे, लेकिन अब तक 1 रुपया भी नहीं मिला। आखिरी बार जब मांगा तो बोले मेला आने से पहले सब क्लियर कर देंगे। अब मेला आ गया और हाथ अभी भी खाली है। घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं है, ऊपर से ये चंदा। बिजली ने धीरे से पूछा। तो तुमने पहले ही क्यों नहीं सोचा, या फिर कोई और रास्ता निकाल सकते हैं क्या? कालू ने निराश स्वर में जवाब दिया। क्या बताऊं बिजली, मैं खुद समझ नहीं पा रहा। हर तरफ से दबाव है, लोग देख रहे हैं, इज्जत का सवाल है। अगर हम कुछ नहीं देते तो पीछे क्या क्या कहेंगे, ये सोचकर ही रातों की नींद उड़ जाती है। मैंने तुमसे वादा भी किया था कि मेले के लिए तुम्हें एक अच्छी साड़ी दिलाऊंगा। वो भी अब नहीं कर पा रहा हूँ। सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। बिजली ने प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा। कालू, इतना टेंशन मत लो। मैं जानती हूँ तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। कालू ने थके हुए अंदाज में सिर हिलाया और बोला। रास्ता निकालना तो पड़ेगा बिजली, नहीं तो कल मीटिंग में मुंह कैसे दिखाऊंगा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा होगा और हम खाली हाथ बैठे रहेंगे। बिजली बोली। मेले की चिंता क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, दूसरों की तरह दिखावा करने की जरूरत नहीं। कालू ने थकान भरी सांस लेकर कहा। क्या बताता, रोज सोचता हूँ कि आज पैसे आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, लेकिन दिन गुजरते जा रहे हैं और हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। अब तो मुझे खुद अपनी नाकामी महसूस हो रही है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मेले पर तुम्हें अच्छी साड़ी दिलाऊंगा, वो भी अब पूरा नहीं कर पा रहा। सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है बिजली। बिजली ने प्यार से कहा। उसकी चिंता मत करो, मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा है क्या? कालू बोला। तुम ना मांगो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ना दूं। मैं जानता हूँ तुम कभी कुछ मांगती नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। बिजली ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कालू ने हाथ उठाकर उसे रोका और आगे बोला। सुनो बिजली, मैंने तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाया है। सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सुख सुविधा देने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कभी कोई कमी महसूस ना हो। अगर तुम्हें खुश नहीं रख पाया, अगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पाया, तो ये मेरी नाकामी होगी, मेरी असफलता होगी। देखो, मैं गरीब हूँ, लेकिन दिल से गरीब नहीं हूँ। तुम्हें नई साड़ी दिलाना, थोड़ा अच्छा खाना खिलाना या कभी कभी छोटी मोटी खुशियाँ देना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं ये भी नहीं कर पा रहा तो मुझे खुद पर शर्म आती है। बिजली ने धीरे कहा। कालू, तुम इतना खुद को दोष मत दो। नहीं बिजली, दोष तो मुझे ही देना चाहिए। पति होने के नाते मैंने वादा किया था कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, लेकिन आज हालत देखो। मैं तुमसे वादा किया था कि मेले के लिए अच्छी साड़ी दिलाऊंगा, और आज वो भी नहीं कर पा रहा। ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम कभी ये ना सोचो कि तुम गलत घर में आ गई। लेकिन कालू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2 दिन बाद ये भी नहीं मिलेगा।
दाल भात भी मुश्किल से मिल पाएगा, पंखे की हवा भी लग्जरी लगने लगेगी। हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा, वरना हालत और बिगड़ जाएगी। तो क्या करूं बिजली, मैं खुद दिन रात सोच रहा हूं, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। देखो, मैं जानती हूँ तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत अकेले काफी नहीं है। हमें कुछ सोचना पड़ेगा। या तो किसी से मदद मांगो, या कोई नया काम शुरू करो, या फिर एक बार भैर के पास चले जाओ, शायद वे कुछ मदद कर दें। नहीं बिजली, भैरव के पास जाने का मतलब और ज्यादा अपमान सहना होगा। तुम जानती हो, उन्होंने कभी मुसीबत में हमारी मदद नहीं की, जिंदगी भर सिर्फ ताने ही दिए हैं। तुम्हारी औकात, तुम कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में वहां जाना मतलब खुद को और नीचा दिखाना। तो फिर क्या करें? चुपचाप बैठे रहें और हालत बिगड़ने दें? मैं देख रही हूँ कि रोज रोज की तंगी अब सहन के बाहर हो रही है। बच्चे का भविष्य भी सोचना है। अगर आज कुछ नहीं किया तो कल और भी मुश्किल हो जाएगा। हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कालू, चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। तुम ठीक कह रही हो, बस मुझे थोड़ा समय दो। मैं सोचता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। हाँ, सोचो, लेकिन याद रखना, हम दोनों साथ हैं, अकेले नहीं लड़ रहे। जो भी फैसला लो, मैं तुम्हारी साथ हूँ। शायद एक बार भैरव के पास जाना पड़े। वहां गए तो और अपमान होगा। उन्होंने कभी मुसीबत में हमारी मदद की है क्या? जिंदगी भर सिर्फ ताने ही दिए हैं। तुम खाना परोस दो, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। थोड़ी देर बाद कालू भैरव के घर पहुंचा। दादा, मैं जानता हूँ समय ठीक नहीं है। रात के इस वक्त आपको परेशान कर रहा हूँ, इसके लिए पहले ही माफी मांग लेता हूँ। कालू ने बहुत नर्म और शर्मिंदा स्वर में कहा। भैरव ने दरवाजे पर खड़े कालू को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, आ गए हो तो बोलो, इतनी रात गए अचानक क्या काम निकल आया? दादा, सच में बहुत गलत समय पर आया हूँ। आप शायद खाना खाने बैठे होंगे या आराम कर रहे होंगे। मैंने सोचा था कि कल सुबह आऊंगा, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। बात इतनी जरूरी है कि रात दिन एक कर दिया। अब जब आ ही गए हो तो माफी वाफी छोड़ो, सीधे बताओ क्या बात है, जल्दी बोलो। मुश्किल, फिर वही पुरानी कहानी। चलो अंदर आ जाओ, बाहर खड़े खड़े क्या बात करोगे? लेकिन याद रखना, लंबी कहानी मत सुनाना। भैरव ने थोड़ा अधीर होकर कहा। कालू ने अंदर कदम रखते हुए धीरे से कहा, जी दादा, मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। आ गए हो तो बोलो क्या बात है। दादा, मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है। मेला आने वाला है, आप लोग तो चंदा देंगे ही। अगर आप मुझे कुछ उधार दे दें तो मैं जल्दी लौटा दूंगा। जहां काम करता हूं वहां से अभी तक पैसे नहीं मिले, बस कुछ दिनों का उधार चाहिए। गौरी ने तंज कसा, तो बिना मतलब के कभी आए भी नहीं। पिछली बार भी उधार लिया था और 1 साल लग गया वापस करने में, इस बार लौटा पाओगे? कालू शर्मिंदा हो गया। गौरी ने थाली परोसते हुए कहा, पहले खाना खा लो, पैसे की बात बाद में। किसी के घर खाली पेट जाना अच्छा नहीं। कालू के हाथ से घबराहट में थाली गिर गई और खाना जमीन पर बिखर गया। गौरी चिल्लाई, देखो, थाली गिरा दी। हमारे घर का नियम है, खाना बर्बाद नहीं होता। गिर गया है तो वहीं जमीन पर बैठकर खाओ। अगर नहीं खाओगी तो उधार की बात तो दूर, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। भाभी, जानबूझकर नहीं गिराया, गलती से हो गया। बिजली ने बाद में जब सुना तो कहा, जैसे कुत्ते के साथ बर्ताव किया जाता है वैसा ही हो रहा है। कालू ने फैसला किया, बिजली, अब काफी हुआ। रोज का ये अपमान मेरी सहन शक्ति से बाहर हो गया है। अपनी जमीन से चिपके रहकर सिर्फ जिल्लत सहने का कोई फायदा नहीं। चलो तुम्हारी झुमरी के पास चलते हैं, वो घर भी हमारा है। वहां सिर उठाकर मेहनत करेंगे और इज्जत से रहेंगे। जो तुम ठीक समझो वही होगा। जब वे अपनी झुमरी के पास पहुंचे तो देखा कि टीकू सेठ वहां जोर जोर से चिल्ला रहा था। हे बुढ़िया, आज तुझे मार डालूंगा। फूल गोभी की खेती उखाड़, ये जमीन मेरी है। बेटा दया कर, बुढ़ापे में यही जमीन मेरा सहारा है। कालू और बिजली ने हस्तक्षेप किया। टीकू सेठ ने धमकी दी और चला गया। घर के अंदर झुमरी ने बताया कि फूल गोभी बेचने का दाम बहुत कम है। माँ, याद है जब नई नई शादी हुई थी, आपने फूल गोभी का स्वादिष्ट पीठा बनाया था?
क्यों ना हम वही पीठा बनाकर बेचें? कच्ची सब्जी सस्ती है, लेकिन पका हुआ स्वादिष्ट खाना लोग जरूर खरीदेंगे। बिजली और झुमरी ने विचार को पसंद किया। फिर उन्होंने काला सेठ से गुड़ का इंतजाम किया। काला सेठ ने टीकू सेठ से नफरत की वजह से मदद की और उधार पर गुड़ दे दिया। मेले के पहले दिन उन्होंने दुकान लगाई। आइए आइए, ताजा फूल गोभी का पीठा, स्वाद ऐसा कि एक बार खाओगे तो बार बार मन करेगा। लोगों को बहुत पसंद आया। बिक्री अच्छी होने लगी। एक दिन अचानक भैरव और गौरी बदहाल हालत में आई। उनके कपड़े फटी पुरानी थी, चेहरे पर थकान और शर्म साफ दिख रही थी। उनकी सारी घमंड टूट चुकी थी। पहली वाली अकड़ और ऊंची बातें अब कहीं नहीं थी। वे दोनों कालू और बिजली की छोटी सी दुकान के सामने खड़े हो गए। भैरव ने सिर झुकाकर धीमी कांपती हुई आवाज में कहा, कालू, हम तुम्हारे पास आए हैं। कालू ने उन्हें देखकर चौंक गया। बिजली भी हैरान रह गई। भैरव ने आंखों में आंसू भरकर आगे बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हें जिस तरह अपमानित किया था, जिस तरह जमीन पर गिरा खाना खाने को मजबूर किया था, वो सब आज हमें वापस मिल रहा है। हमारे अहंकार की वजह से सब कुछ लुट गया। पैसा, घर, जमीन, इज्जत सब चला गया। लोग हमें ठग कर भाग गए। अब हम सड़क पर आ गए हैं। खाने को भी 2 वक्त की रोटी नहीं है। गौरी रोती हुई बोली, कालू, हम बहुत शर्मिंदा हैं। एक दिन हमने तुमसे कहा था कि जमीन पर गिरा खाना खा लो, और आज देखो हम तुम्हारा दिया हुआ खाना खाने आए हैं। हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। घमंड में अंधे हो गए थे। सोचा था हम बहुत बड़े हैं, लेकिन आज पता चला कि असली इज्जत मेहनत और बख्शी में होती है। मुझे माफ कर दो कालू, तू मेरा भाई का बेटा है, लेकिन मैंने तुझे कभी अपना नहीं समझा। आज जब सब कुछ हाथ से निकल गया तो समझ आया कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर तुम हमें माफ कर दो और थोड़ी जगह दे दो तो हम तुम्हारे साथ रहकर मेहनत करेंगे। अब घमंड नहीं, सिर्फ काम करना चाहते हैं। गौरी ने बिजली की तरफ देखकर रोते हुए कहा, बहू, तुम भी हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें भी बहुत ताने दिए थे। आज तुम्हारा हाल देखकर हमारी आंखें खुल गई हैं। कालू ने कुछ देर चुप रहकर उन्हें देखा, फिर धीरे से बोला, दादा भाभी, पुरानी बातें छोड़िए। जो बीत गया वो बीत गया। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। आप दोनों थक गए होंगे, पहले अंदर आइए, कुछ खा पी लीजिए। पुरानी बातें भूल जाइए। हमने एक नया काम शुरू किया है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। कुछ दिनों बाद टीकू सेठ लंगड़ाता हुआ आया। पुलिस ने उसे धोखाधड़ी के लिए पकड़ा और बुरी तरह पीटा था। उसने माफी मांगी और अपनी जमीन झुमरी को सौंप दी। बहुत गलतियां की, अब गांव छोड़कर जा रहा हूँ। ये जमीन आपकी है, जो चाहो करो। देखा बेटा, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का अंजाम क्या होता है। ईमानदारी से जियो, तभी जिंदगी अच्छी रहती है। पूरी परिवार अब साथ मिलकर मेहनत कर रहा था और उनके अच्छे दिन लौट आए थे।